Hello everyone, I'm Nisha Arora. Welcomes all of you in our channel Easy Easy Life. Yesterday we have discussed previous year exam paper of 2011, which was of second grade English, conducted by RPSC. Today we are going again to discuss one of previous papers, which was held in 2013 by RPSC again. Let me start. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास द अंडरलाइन वर्ड इज। देखिए 20 जो वर्ड है वो बॉयज़ के जो नाउन है उसके आगे लगा हुआ है, तो वो क्या डिपिक्ट करता है, क्या बताता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉयज़ की क्वालिटी को बता रहा है यहाँ पे, तो ये डेफिनेटली हमारा एडजेक्टिव है। इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वर्कड क्विकली। देखिए मोस्ट ऑफ जो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं एल वाई से कि ये किसके पीछे लग जाती हैं। तो ये एल वाई जो एंड ऑफ स्पेलिंग्स होती हैं, ये मोस्टली हमारी एडवर्ब्स ही होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही वर्कड क्विकली। क्विकली इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ऑन द कमेटी। कमेटी, ये जो ओन वर्ड है वो हमारा क्या है, तो ओन वर्ड जो है वो हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। नाउन के मीनिंग में जो कुछ ऐड हो जाता है वो क्या है, तो ये डेफिनेटली क्या है, एडजेक्टिव है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर इज। तो ये हमारा हो जाता है कंजंक्शन। यानी कि क्या पूछा जा रहा है, ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वर्ड्स को आपस में जो जॉइन करा देता है, जोड़ता है, वो क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है अभी, पर आगे देखिए अच्छा होता जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा होता जाएगा, टफ होते जाएंगे क्वेश्चंस। नंबर 6 क्वेश्चन है शी डिड द जॉब विदाउट ब्लैंक एंथुजियाज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मच। ठीक है, शी डिड द जॉब विदाउट मच एंथुजियाज्म, उसने बिना मतलब कोई ज़्यादा उत्साह के अपना काम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर इज नथिंग दैट ब्लैंक ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। तो इसका जो आ जाएगा आंसर वो क्या होगा, यहाँ पे एवरी, एनी, हाफ एंड नन जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, तो इसमें आ जाएगा देर इज नथिंग दैट एनी ऑफ अस कैन डू टू हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ब्लैंक मनी डू यू हैव। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपसे, डिटर्मिनर जो पूछे गए हैं दैट इज ऑफ मैनी, मच, फ्यू, लॉट ऑफ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच। हाउ मच मनी डू यू हैव, अनकाउंटेबल है ये, तो यहाँ पर मनी के साथ में मच का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट वॉक ब्लैंक फर्दर। इसके जो ऑप्शंस है वो है मोर, अलोंग, एनी, अ ग्रेट डील ऑफ। तो यहाँ पर पहले ही नेगेटिव सेंस को बता रहा है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एनी। शी कुड नॉट वॉक एनी फर्दर, थोड़ा भी आगे नहीं चल पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा वॉज ब्लैंक फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू कम टू इंडिया। ठीक है, तो वास्को डिगामा वॉज द फर्स्ट, यहाँ पे आर्टिकल द यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन ब्लैंक वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यहाँ पे आर्टिकल पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल इसमें यूज होगा, ए, द, मोस्ट या नो डिटर्मिनर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन नाउन है, इसके साथ इसमें यहाँ पे नो डिटर्मिनर का यूज होगा 11 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन नो सूनर डिड द ट्रेन ब्लैंक एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश्ड टुवर्ड्स इट। यहाँ पे नो सूनर डिड द ट्रेन ब्लैंक द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर रश टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अराइव। ठीक है, क्या आ जाएगा, अराइव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मच ब्लैंक सिंस दे वर हियर लास्ट। हैज हैपेंड, वॉज हैपेंड, वुड हैपेंड, हैव हैपनिंग। तो 13 नंबर का जो आंसर क्या आएगा हमारा, मच हैज हैपेंड सिंस दे वर हियर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी ब्लैंक द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। तो यहाँ पे वर्ब बतानी है कि कौन सी यूज होगी। शी ब्लैंक द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट, चूज, चोज, वॉज चोजन, चूजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा चोज। ठीक है, चूज फर्स्ट है, सेकेंड फॉर्म। फिर है 15 नंबर क्वेश्चन ही ब्लैंक टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क।
तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है लाई, लाइंग, लेड, लाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ही लाइड टू द टीचर अबाउट हिज होमवर्क। देखिए जो भी आंसर बताए गए हैं वो हमारे पर्सनल व्यूज नहीं है। इस जो भी हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसमें सारे आंसर वही हैं जो आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे इसकी आंसर की दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, द प्रिजनर वॉज ब्लैंक टू डेथ। तो यहाँ पे वर्ब बतानी है हंग, हैंगिंग, हैंग्ड, हंग्ड। तो इसमें आ जाएगी 16 में, सॉरी ये आएगी 1 नंबर, द प्रिजनर वॉज हंग टू डेथ, 1 नंबर, आई रिपीट 1 नंबर। ठीक है, सिक्स, द प्रिजनर वॉज हैंग्ड, सॉरी 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 आई वॉज राइट, हैंग्ड आएगी। ठीक है, वॉज हैंग्ड पैसिव फॉर्म में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बेल ब्लैंक एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी रिंग्स, द बेल रिंग्स एट रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, द बस वॉज ब्लैंक अपार्ट बाय द ब्लास्ट, टॉन, टीयर्ड, टोन्ड, टीयर्ड। तो यहाँ पे आएगा द बस वॉज टॉन। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ माई बुक्स ब्लैंक मिसिंग, वन ऑफ माई बुक्स, ये बहुत ही ईजी था, सिंपल सा था। देखिए इसका आंसर इज ही होना चाहिए, वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग, राइट, ऐसा हो सकता है। लेकिन आरपीएससी ने इसका आंसर ही नहीं दिया, आई डोंट नो व्हाई, आरपीएससी क्यों ऐसे करते। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर कुछ और था, बट फिर भी ठीक है। प्रायोरिटी देखिए प्रेजेंट सिंपल पे दी जाती है, हालांकि ठीक है अब उसकी मर्जी है। इसका कोई भी आंसर इन्होंने नहीं दिया है, इस क्वेश्चन को स्टार बनाकर छोड़ दिया है आरपीएससी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, वन मस्ट ट्राई ब्लैंक बेस्ट टू अचीव सक्सेस, वन मस्ट ट्राई वंस बेस्ट। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा वंस। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट आई ब्लैंक। ठीक है, अब ऑप्शन है आपके पास, हैव नॉट सक्सीडेड, नॉट सक्सीडेड, हैव नॉट सक्सीड, सॉरी फर्स्ट था हैव नॉट सक्सीड, सेकेंड ऑप्शन है नॉट सक्सीडेड, थर्ड ऑप्शन है हैव नॉट सक्सीडेड, फोर है हैज नॉट सक्सीडेड। तो यहाँ पर आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट आई हैव नॉट सक्सीडेड, थर्ड ऑप्शन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही ब्लैंक हिज वॉच वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग, लॉस्ट, 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 लॉस्टेड। तो इसमें आ जाएगा लॉस्ट। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट ब्लैंक इंश्योर्ड। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या दिए गए हैं, वर, वॉज, आर, हैज। द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट वॉज इंश्योर्ड। ठीक है, क्योंकि हाउस के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, इधर ही और आई ब्लैंक मिस्टेकन, इधर ही और आई। तो यहाँ पे सीधा साधा सा इसका आंसर है एम मिस्टेकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरी वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक टू राइड अ बाइक, लविंग, लव, लव्स, आर लविंग। तो यहाँ आएगा एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड ए बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड यू गिव द मनी। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका जो है प्रपोजिशन, हु डिड यू गिव द मनी टू। ठीक है, 26 में आएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली ब्लैंक इंक, विद इंक, इन इंक, बाय इंक, फ्रॉम इंक। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका फ्रॉम इंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रवि इज मैरिड, रवि इज मैरिड ब्लैंक ए कजन ऑफ माइन। तो यहाँ पे रवि की बात की जा रही है, एक कजन ऑफ माइन, यानी कि जो नरेटर है वो बता रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा अलोंग विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इट इज हार्डली 10 years ब्लैंक द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड,
तो यहाँ पर 10 years ago, हार्डली 10 years ago. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. द सेक्रेटरी वॉज आस्क्ड टू गिव blank the prizes. Give over. The secretary was asked to give over the prizes. Next question है 33. Just a minute. 31 क्वेश्चन जो हमने देखा, द सेक्रेटरी वॉज आस्क्ड टू गिव अवे है, सॉरी गिव ओवर नहीं है, गिव अवे है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32. यू ब्लैंक इम्प्रूव योर स्पेलिंग. तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं शेल, मस्ट, वुड, डेयर टू. तो यहाँ पे इम्प्रूव के लिए आ जाएगा यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33. ब्लैंक यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज. ठीक है. तो यहाँ पे प्लीज के मैनर में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, रिक्वेस्ट करके पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, रिक्वेस्ट करके पूछा जा रहा है. वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज. तो यहाँ पे आ जाएगा वुड. इसका आंसर आ जाएगा वुड. 34 नंबर क्वेश्चन देखिए. दे ब्लैंक गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. नीड, मस्ट, ऑट, विल बी. तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल को इंडिकेट कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो विल बी हो जाएगा. ठीक है. दे विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर. शी ब्लैंक वर्क हार्डर. मस्ट बी, कांट बी, माइट बी, शुड. शी शुड वर्क हार्डर. ठीक है. इसका आ जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन. व्हाट अ बिग क्राउड. इट ब्लैंक बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. है ना. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी ज़्यादा भीड़ है. इट मस्ट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. तो यहाँ पे आ जाएगा मस्ट का यूज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ब्लैंक यू हार्डर, यू वर्क हार्डर, यू विल फेल. तो यहाँ पे इसका सीधा सा आंसर है अनलेस आएगा. अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करते, कठिन मेहनत नहीं करते, यू विल फेल, तो फेल हो जाओगे. 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. इफ आई हैड टोल्ड द ट्रूथ ब्लैंक पनिशमेंट. इफ आई हैड टोल्ड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट को बताया गया है, तो आगे वाले में क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ब्लैंक पनिशमेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा. आई वुड हैव एस्केप्ड पनिशमेंट. मैं सजा से बच सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है 39. इफ आई ब्लैंक ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. तो यहाँ पे बड़ा प्यारा सा इसका आंसर है. इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई. द विंड ब्लैंक द कैंडल. ठीक है. तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, द विंड ब्लू आउट द कैंडल, फ्रेजल वर्ब था. 41 नंबर क्वेश्चन है. वी मस्ट ब्लैंक आर एक्सपेंसेस और वी विल गेट इनटू डेब्ट. 41 का जो आंसर होगा वो है कट डाउन, यानी कि हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और वी विल गेट इनटू डेब्ट, तो कट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स. अब ये इडियम्स आ गए हैं. टू वेदर द स्टॉर्म्स मीन्स का मतलब होता है टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स. नेक्स्ट है टू पुल थ्रो मीन्स. 43 में आ जाएगा. टू पुल थ्रो मीन्स का मतलब होता है टू पुल विद स्ट्रेंथ, टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, या होता है इसमें टू रिकवर, कंट्रोल. तो इसमें क्या आ जाएगा 43 में, टू रिकवर. है ना. इसका मतलब क्या है, टू पुल थ्रो, टू रिकवर, बाहर निकल कर आना किसी चीज से, है ना, रिकवर करना. ए फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स. 44 नंबर का मतलब होता है फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि जिस तरह से अगर पानी में से मछली को निकाल दिया जाए तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है ना, इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है. तो इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही है कुछ, इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन. ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ए वाइल्ड गूस चेज. देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने 2011 का जब पेपर हमने कल देखा था, तो उसमें भी इसी के बारे में बताया गया था. ऑप्शंस अलग थे. ठीक है. तो यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर क्या ऑप्शन दिए गए हैं. ए यूजलेस एंटरप्राइज, ए वायलेंट चेज, ए प्लेजरेबल हंट, ए हार्श जेस्टर. तो 45 में आएगा ए यूजलेस एंटरप्राइज. नेक्स्ट है मेक हे वाइल द सन शाइन्स. 46 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम.
यूज द सनशाइन फॉर हार्वेस्टिंग, नो। बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे, नहीं। बी मैरिड ड्यूरिंग द समर, ये भी नहीं है। इसका मतलब होता है मेक मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, मेक हे वाइल सनशाइन, जब धूप निकली हो तो आप भी हे क्रिएट कीजिए, यानी कि बाड़ी बना लीजिए, खुश रहिए, है ना, हैप्पी रहिए। तो इसका मतलब होता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो उसका मैक्सिमम यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। टू बैंक अपॉन मीन्स, टू बैंक अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना, यानी कि बैंक अपॉन का मतलब कोई होप, हार्नेस या इन्वेस्ट से नहीं है। इट इज इट मीन्स टू डिपेंड ऑन समवन, ठीक है। नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर का मतलब है द मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट, नहीं। द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम, ए डायर नेसेसिटी, टाइम रेमेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम। नीड ऑफ द आवर की जब जरूरत है उस वक्त की बात की जा रही है, जब बहुत ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है उस पर्टिकुलर मोमेंट की, टाइम की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब वेल इज। अब यहाँ पे वेल की हमें सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, वेल, बेटर, बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच इज, सॉरी डिग्री नहीं, डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच इज। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, मोर, मोस्ट, लेस और मैनी। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मच इज, मच का हो जाएगा मोर, ठीक है, मच, मोर, मोस्ट। नेक्स्ट है ही इज द ब्लैंक ऑफ द टू। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ब्राइट, ब्राइटली, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ही इज द ब्लैंक ऑफ द टू, वो उन दोनों में से है। तो यहाँ पर गया ही इज द ब्राइटर ऑफ द टू, इन दोनों में से वो ब्राइटर है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है। फिर है 52 नंबर क्वेश्चन, इन दिस बुक द कॉन्सेप्ट्स आर द ब्लैंक, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, क्लीनेस्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा क्लियरेस्ट, आर द क्लियरेस्ट, कि कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियरेस्ट हैं, अच्छे से समझाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। सुपरलेटिव डिग्री बतानी है हमने। देखिए ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुलेस्ट या ब्यूटीफुल, फुलेस्टर्स ऐसा नहीं है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू। इस क्या करना है, हमें ट्रांसफॉर्म करना है, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, जो सेंटेंस दिया गया है इसको नेगेटिव में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, सॉरी। फर्स्ट जो सेंटेंस था, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज रियली यू, आई डिड नॉट बिलीव इट वॉज रियली यू, आई वॉज श्योर इट वॉज रियली नॉट यू, आई वॉज इन नो डाउट दैट इट रियली वॉज यू। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज रियली यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज ग्रेटर देन आई एम। तो इसका हमने जो कन्वर्जन करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो है नेगेटिव सेंटेंस में, ही इज ग्रेटर देन आई एम। तो इसमें होगा ही इज नॉट ग्रेटर देन मी, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज ग्रेट, आई एम नॉट, ही इज नॉट ग्रेटर एज आई एम। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, इसको भी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। दिस इज ऑल आई वॉन्ट का हो जाएगा, नॉट, नॉट ऑल आई वॉन्ट इज दिस, ऑल आई वॉन्ट इज नॉट दिस, आई वॉन्ट नॉट ऑल ऑफ दिस, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। तो ये जो है अप्रोप्रिएट आंसर वो ये है, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। इट इज मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, डू यू मीनिंगफुली वरी अबाउट योर फ्यूचर, वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, शुड यू वरी अबाउट योर फ्यूचर। या क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 4 इसका देखिए, डज वरिंग अबाउट द फ्यूचर मीन एनीथिंग। तो हमारे पास 57 का जो आंसर होगा इंटेरोगेटिव में वो हो जाएगा, वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 में आ जाएगा, आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विद मी, मैंने उससे कभी नहीं पूछा था मेरे साथ आने के लिए। तो इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, आई नेवर आस्क्ड हर टू कम विद मी, मैंने उससे मेरे साथ आने के लिए नहीं, कभी नहीं पूछा। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, डू आई एवर आस्क हर टू कम विद मी, डिड आई नॉट आस्क हर टू कम विद मी,
डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी या डिड आई आस्क हर नॉट टू कम विद मी। तो इसके जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा थर्ड नंबर, डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी। नो का सेंस तो लेना ही नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को आप देखिए, क्योंकि नेगेटिव का तो नहीं कहा गया है हमें, इंटेरोगेटिव का कहा गया है, तो नोट वाले तो पहले ही निकल जाएंगे ऑप्शंस में। और क्योंकि ये पास्ट में था तो ये डू वाला भी नहीं आएगा, सीधा साधा सा आंसर सामने सामने पड़ा था। थर्ड नंबर, डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। अब इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इसके ऑप्शंस देखिए, अ लॉट ऑफ वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर डूइंग पहली चीज तो इसी को देख लीजिए कि जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज और बीइंग थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आप देखिए कहाँ पर बीइंग दिया गया है, तो सीधा सा आंसर है ये देखो, ये है अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, माई फादर बॉट मी अ गुड वॉच। इसको भी पैसिव में कन्वर्ट करना है, माई फादर बॉट मी ए गुड वॉच। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमें साफ साफ, तो अब इसको देखिए उसके ऑप्शंस को, अ गुड वॉच वॉज बॉट बाय मी, तो ये पहले ही गलत हो जाएगा, बाय मी फॉर माई फादर, क्योंकि फादर ने वॉच लेके दी तो पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। ए गुड वॉच वॉज बॉट फॉर मी बाय माई फादर, ये हो सकता है बॉट फॉर मी बाय माय फादर अ गुड वॉच, ए गुड वॉच माय फादर बॉट मी, नहीं, तो इसका आंसर कहाँ है कंफर्म, यही सेकंड नंबर ऑप्शन है। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, दिस लेटर मे बी पोस्टेड बाय यू, नो, दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लीज वर्ड दिया है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन। इसको हमने एक्टिव में चेंज करना है। अब देखिए पहले तो हम पैसिव में चेंज कर रहे थे, अभी हमें एक्टिव में चेंज करना है, आई एम सरप्राइज्ड एट हर डिसीजन। तो यहाँ पे इसको हमने जब एक्टिव में चेंज करेंगे तो ऑप्शन देखिए, हर डिसीजन इज ए सरप्राइज फॉर, सरप्राइज टू मी, नो, हर डिसीजन इज सरप्राइजिंग फॉर मी, नो, हर डिसीजन सरप्राइज्ड मी, नो। तो यहाँ पे आई एम सरप्राइज, पहले तो इसी वर्ब को देख लो, है ना, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ही लगा होगा, अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिया है तभी हम उसको जब पैसिव में चेंज करते हैं तो आगे की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आएगा हर डिसीजन सरप्राइजेस मी, हमारा जो आंसर है वो ये हो जाएगा 4 नंबर, हर डिसीजन सरप्राइजेस मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाय यू। ठीक है, इसको भी हमने एक्टिव में चेंज करना है, वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाय यू। तो इसके जो आंसर होंगे वो होगा, वाई शुड यू इंसल्ट मी, वाई शुड यू इंसल्ट मी, तुम मेरी इंसल्ट क्यों करना चाहोगे, है ना, क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पर जब इसको कन्वर्ट करेंगे, वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाय यू, इसको चेंज किया जा सकता है इजीली, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट 64, आई सेड टू माई मदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। आई सेड टू माई ब्रदर, चलो चलते हैं कुछ चेंज के लिए हिल स्टेशन पर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो ऑप्शन है 64 का, यहाँ पे देखिए पहली चीज़, ये जो लेट वाले जो शुरू हो रहे हैं, है ना, तो हमें इसको तो लेना ही नहीं है, इसमें इफ वाले में तो लेना ही नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन का तो पूछा नहीं गया जो यहाँ पे हम आस्क्ड लगाए, तो ये तो हमारे पहले ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, परमिशन की बात यहाँ पे हो नहीं रही भाई, वो पूछ रही है, सजेशन दिया जा रहा है एक तरह से, तो हमारा आंसर ये है, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नो द वे डू यू, ही सैड, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बनाना है, तो यहाँ पर दे दिए ही, 65 में जो हमारा ऑप्शन है, ही सैड दैट ही डिडंट नो द वे एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड, 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 66 की बात करते हैं, कीट्स सैड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेंटेंसेस में आ जाते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर है, कीट्स सैड दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसमें वर्ब का नो चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर, इनडायरेक्ट बनाना है, आई आस्क्ड हर, है ना, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, सिंपल सा आंसर था, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। तो इसको, ये सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, हमें इसको डायरेक्ट में बनाना है। तो हम इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। ही सेड टू हिम, इज नॉट योर नेम अहमद। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हारा नाम नहीं है अहमद? अहमद तुम्हारा नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडिया। एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडिया। तो यहाँ आएगा, ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई। 70 नंबर क्वेश्चन है। राम सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स में, द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। राम सेड दैट द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, हैड बेटर सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3 शी सेड। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उसकी तरफ जाते हैं। आई कुड रीड व्हेन आई वाज 3 शी सेड, तो यहाँ पे आएगा शी सेड दैट शी कुड रीड व्हेन शी वाज 3। उसने बताया कि वो पढ़ सकती थी जब वो 3 साल की थी, तब से पढ़ सकती थी। 72 नंबर क्वेश्चन है। यू मस्ट स्टार्ट अर्ली यू विल रीच देयर इन टाइम। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और कंपाउंड सेंटेंस वाले जो होते हैं एंड वाले हो गए, इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले, इनको जॉइनिंग सेंटेंस जिसे हम कहते हैं। सेंटेंस का जो ऑप्शन है, यू मस्ट स्टार्ट अर्ली एंड रीच देयर इन टाइम। देखिए यहाँ पे इसका कंपाउंड पे दिया गया है इफ को, है ना। यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। स्टार्टिंग अर्ली यू विल रीच, इसमें तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी कोई वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंड दिया गया है जो सीधा साधा हमारे आंसर को कंफर्म कर देता है। नेक्स्ट है, नाउ विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। 73 में ऑप्शन नंबर्स देखिए। नाउ विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, इसके ऑप्शन में हमें कंपाउंड देखना है। तो यहाँ पे भी कोई भी कंपाउंड हमें दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ पर, सिवाय इसके। तो ये है, ही वर्कड हार्ड यट ही डिड नॉट सक्सीड। उसने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी पनिश्ड। तो आरपीएससी ने इसका आंसर जो है वो तारांकित कर दिया है, यानी कि इसको स्टार बनाकर छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई डोंट नो हर नेम, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। अब देखना भरमार आने वाली है ऐसे स्टार क्वेश्चंस की, जिनको आरपीएससी ने इस एग्जाम पेपर में या तो डिलीट किया था या उसके आंसर्स को शो नहीं किया, जिसके मार्क्स मिले होंगे सबको। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई डोंट नो हर नेम, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना था। तो सीधा साधा सा आंसर है, आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, क्योंकि नेम की बात हो रही है तो नेम रिगार्डिंग यही आंसर बनता है। नेक्स्ट है, मोहन इज टू पुअर टू स्टडी अब्रॉड। मोहन इतना गरीब है कि वो अब्रॉड में स्टडी नहीं कर सकता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाना है इसका। तो इसका आंसर था, मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्टडी अब्रॉड। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, इस सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, तो यहाँ पर ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। नेक्स्ट है 78 में, सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो इसमें देखिए, इफ यू डू नॉट सर्च हिज पॉकेट्स यू विल नॉट फाइंड द वॉच, इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड द वॉच। सर्च हिज पॉकेट्स टू फाइंड द वॉच, यू विल फाइंड द वॉच ऑन सर्चिंग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 79 नंबर। डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट, इसको भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, पहली चीज़ तो देखिए, यहाँ पे नोट का तो कोई सेंस नहीं है, तो नोट वालों को तो ऐसे ही निकाल देना चाहिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी नोट है, यहाँ पे भी नोट है। तो अब आप ये देख लिए कौन से वाले में आपको नोट नहीं नज़र आया। सिंपल सा आंसर था, अनलेस यू डू एज आई टेल यू, जब तक तुम ऐसे नहीं करते जैसे मैं बता रहा हूँ, यू विल रिग्रेट इट, तुम पछताओगे।
फिर है 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आई एम सर्टेन दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक। कंपाउंड में बनाना है, ठीक है, सीधा साधा सा है, लॉटरी क्वेश्चन होता है एक तरह से। और देख लिए कहीं पे भी कोई भी ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया गया है तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, यू हैव मेड ए मिस्टेक एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस। अब हम बात करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पूछी गई है बिड, ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन पूछी गई है बिड, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। फिर है 82 नंबर क्वेश्चन कैबिन, तो ये हमारा तारांकित। फिर 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है डिसाइड, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है 83 की वो ये हो जाएगी डिसाइड, डिसाइड, ठीक है। और 84 नंबर क्वेश्चन है जो फैन, इसको भी तारांकित स्टार बना दिया गया है। 85 अगेन स्टार। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम 86 नंबर क्वेश्चन को भी आरपीएससी की तरफ से स्टार माना हुआ देख रहे हैं। फिर है 87 नंबर क्वेश्चन, स्पार्क इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, स्पार्क, इसकी प्रोनाउंसिएशन थी ये इसकी। अब देखिए 88 जियोग्राफी का जो ट्रांसक्रिप्शन जो पूछा गया है उसको भी आरबीएससी ने स्टार घोषित कर दिया है। देखिए कितना फायदा हुआ होगा उन स्टूडेंट्स को जिनके ये सारे सही थे, उनका तो नुकसान ही था, जिनके नहीं थे उनको फायदा जरूर हुआ होगा ना। फिर है 89 नंबर क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रेस इन स्टारवेशन इज ऑन। 89 में पूछा गया है स्टारवेशन पे स्ट्रेस कहाँ पर लगाया गया, तो यहाँ पर है नंबर 3 पे। 90 नंबर क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रेस ऑन थर्मोमीटर इज ऑन, तो इसमें भी हो जाएगा थर्मोमीटर, 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 इस पे है ये, है ना। प्रोनाउंसिएशन को आप करके देखिए, आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा, थर्मोमीटर, इसको इकट्ठा बोला जाता है ना। 91 नंबर क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल इज। और बड़े दुख के साथ फिर से मुझे इस पे स्टार लगाना पड़ रहा है क्योंकि आरपीएससी ने इसका आंसर अपनी आंसर की में नहीं दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की, द डॉक्टर ऑर्डर्ड राम टू स्टे इन बेड, द सेंटेंस पैटर्न इन द गिवन सेंटेंस इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस पैटर्न है 92 नंबर क्वेश्चन का, वो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, इसको फाइंड आउट करते हैं चलो, है ना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा डॉक्टर है सब्जेक्ट, ठीक है, ऑर्डर हमारी वर्ब, फिर राम जो है ये हमारा नाउन प्रोनाउन है, और ये टू स्टे टू बेड ये हमारा टू इन्फिनेटिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, टुडे इवन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इज इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसीडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, देखिए ये जो टुडे वर्ड है पहले, ये हमारा एडवर्बल पार्ट हो गया, इवन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ये हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, और इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसीडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ASVC। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज द प्लेस आई लिव इन हैज। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। द प्लेस आई लिव इन, ये एक क्लॉज है जो मॉडिफायर का काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, यू कैन टॉक एज मच एज यू लाइक। 95 क्वेश्चन में अब हमें बताना है कि ये सेंटेंस किसका एग्जाम्पल है। यू कैन टॉक एज मच एज यू लाइक, तो ये हमारा आ जाएगा 95 में एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि एज मच एज ये हमारी एडवर्ब्स को बता रही हैं। फिर है 96 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, राम रैन विद अ ग्रेट स्पीड, द चीफ लिव्ड इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, द क्राउड हाल्टेड इन बाजार, व्हेन आई वाज यंग आई थॉट सो। तो ये आएगा एडजेक्टिव फ्रेज के मामले में, द चीफ लिव्ड इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, तो ये बिल्ट ऑफ स्टोन है, जो घर है वो बिल्ट ऑफ स्टोन है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। 97 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज नॉट क्वाइट ट्रू। तो इसमें इसको पूछा गया है कि ये कौन सी फ्रेज है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्बियल या नन ऑफ दीज। तो सीधा साधा सा है जी, दैट बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ये किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है ना।
भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है जी। तो ये इज नॉट ट्रू, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट देखिए 98 नंबर, द क्लोज एनालिसिस ऑफ द सेंटेंस टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर लाइक्ड हिम फॉलोज द फॉलोइंग पैटर्न। 98 में इसका पैटर्न पूछा गया है जी। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर लाइक्ड हिम, इस सेंटेंस में इस पैटर्न को बताना है। तो टू बी ऑनेस्ट हमारा ए हो गया एडवर्बियल पार्ट, आई हमारा इसमें हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और हैव नेवर लाइक्ड ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया, हिम हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें थर्ड नंबर आ जाएगा। फिर है 99 नंबर क्वेश्चन, विच हैज द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड जेरेंड। तो भाई दुख के साथ बता रही हूँ वापस से कि इसमें कोई भी जेरेंड नहीं है, इसको आरपीएससी ने स्टार बना दिया, ठीक है। अब नंबर 100 क्वेश्चन है, आप इसे देखिए। माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। अब यहाँ पे ये जो दैट वाला सा जो पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये देखिए माई ओपिनियन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये जो सारा भाग है हमारा ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, है ना। अब नेक्स्ट देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रिवाइव इज, तो यहाँ पे इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा रिवाइव का। फिर 102 नंबर क्वेश्चन लॉजिकल, और अब इस पे प्लीज अपना लॉजिक आप भी मत लगाना, क्योंकि इसको आरपीएससी ने कर दिया है स्टार स्टार स्टार। आरपीएससी ने भरमार दे दी है इस पेपर में स्टार्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलिट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, ठीक है, तो ये आएगा, ये था इलियट अलाइट इलिसिट, ये है ये प्यारा सा हमारा ऑप्शन एलिट, ठीक है। अब हम देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, अच्छे से हर कोई इसकी आराम से इसकी सही स्पेलिंग बता सकता है। फ्रेटर्निटी भाईचारा हमारी जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें भी ये फ्रेटर्निटी वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इलोक्वेंट इज। इलोक्वेंट का ऑपोजिट बताना है हमें, तो हम बताएंगे इन आर्टिकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 पे, द ऑपोजिट ऑफ मॉर्बिड इज। मॉर्बिड का होता है गे, क्योंकि मॉर्बिड ग्लूमी मेलैंकोलिक अनहैप्पी ये सिनोनिम वर्ड्स हैं, गे यानी खुश होना, ये उसको बताता है। नंबर 107, द ऑपोजिट ऑफ एक्सप्लिसिट इज। एक्सप्लिसिट का हो जाएगा इम्प्लिसिट, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, प्लेन नहीं है, क्लियर नहीं है, इसका हो जाएगा इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। नेक्स्ट है 108, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली सेम टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस होता है नेटिव, ठीक है, इंडिजीनियस होता है नेटिव, ये इसका सिनोनिम वर्ड आप कह सकते हैं, मोस्ट क्लोजली है इसकी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है रिडम्पशन, रिक्लेमेशन, इसका जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, रिक्लेमेशन। इसका आंसर हो गया रिक्लेमेशन, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, रिक्लेमेशन। अब देखिए 110 नंबर क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जा रहा, द वर्ड टेम्पोरल मीन्स। टेम्पोरल का मतलब होता है वर्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी की क्या खासियत नहीं होती है। देखिए नोट वाले क्वेश्चन में ना, तो पहले तो हमेशा एग्जाम का स्ट्रेस पता नहीं ऐसा होता है कि रूम में वो नोट दिखाई नहीं देता है। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरी आपसे ये एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप भी इस नोट को पहले ही हाईलाइट कर लें, उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दें, ताकि आपको जब इतने सारे क्वेश्चंस को आप कर रहे होगे तो आपको कहीं ये नोट दिखाई ना दे, तो आप इसके नीचे अंडरलाइन कर लें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए पेस्टोरल एलर्जी, तो इसका आंसर आ जाएगा, द सोल ऑफ द डेड शेफर्ड रियलाइज एट द एंड दैट डेथ इज डेथ इन दिस वर्ड इज द एंट्री ऑफ ए हायर लाइफ, ठीक है। अब देखिए
ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर टू मेन पार्ट्स ऑफ। देखिए लिटरेचर पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट होता है ना, तो ये तो उसका फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसको ये फेवरेट हो जाती है सोनेट सोनेट सोनेट। तो ये जो पार्ट है सोनेट वाला, ये हमें बताया जाता है पेट्रार्कन सोनेट का पार्ट होता है ऑक्टेव एंड सेस्टेट। शेक्सपियन सोनेट में हमें मिलते हैं क्वार्टरेंस मिलते हैं, 3 क्वार्टरेंस होता है और एक कपलेट होता है। स्पेंसेरियन सोनेट भी लगभग मिलता जुलता ही होता है। तो पेट्रार्कन सोनेट ही ऐसा होता है जिसमें 8 लाइन्स का ऑक्टेव होता है और सिस्टेट यानी 6 लाइन्स का होता है। ठीक है, तो ये 2 मेन पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है 113 ओनोमैटोपोइया इज डिफाइंड एज। तो ओनोमैटोपोइया तो देखो बजिंग साउंड है, हिसिंग है ना, नई की साउंड है या बीज की जो साउंड है, तो ऐसी चीज़ों को फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स है। तो ये जो आंसर होगा इसका, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इज सच हुज साउंड इज इमिटेटिव ऑफ द एक्शन डेजिग्नेटेड। 114 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सोलिलोकी इज डिफाइंड एज। सोलिलोकी तो देखिए एक फेमस सा एग्जांपल है, ग्रेजुएशन में जब हम फर्स्ट ईयर में आई गेस, शेक्सपियर की एक बड़ी प्यारी सी सोलिलोकी लगती है, टू बी और नॉट टू बी, है ना। तो ये है एन एक्टिंग ऑफ स्पीकिंग, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलोन और टू वन सेल्फ, खुद से बात करना या अकेले में बात करने की जो एक आर्ट है, उसको सोलिलोकी नाम दिया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द विक्टोरियन एज ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया लास्टेड 1837 से 1901 है। कई बुक्स में आपको 1832 भी मेंशन किया जाता है, लेकिन अप्रोप्रिएट 1837 है। ठीक है, 116 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की, 116 नंबर की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड किसका है इनमें से, है ना। तो ये देखिए जो लिरिकल बैलेड है वो तो नहीं है इनका, टेनिसन का, और टी.एस. इलियट का ये वेस्टलैंड है, यहाँ पे डब्ल्यू बीट्स नाम येट्स नाम लिख दिया गया, ये भी नहीं है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का भी नहीं है ये है रूडयार्ड किपलिंग का द 5 नेशंस। अभी क्या हो गया इन एग्जाम्स में, अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें आरपीएससी ने ये अच्छा कर दिया था सिलेबस में कि पर्टिकुलर राइटर्स के नेम दे दिए थे 10-15 के, आपको इन्हीं को ही याद करना है। बाकी जो पर्टिकुलर जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर दी गई हैं या जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया, जो एज लर्न करने के लिए दी गई है, उसमें भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स के बारे में हमें उनकी क्रिएशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो उनसे रिलेटेड ही इसमें पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। लेकिन पहले क्या था कि कोई मतलब ऐसा मेंशन नहीं था कि कौन से राइटर्स को पढ़ना है, कौन से को नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा इस बार आरपीएससी ने बड़े अच्छे से इलैबोरेट करके उसको कंफर्म किया है सिलेबस को, तो ये अच्छी चीज़ है। ये क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में अगर आप जब देखोगे ना, इसके आरपीएससी के एग्जाम हुए होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो हो चुके हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय। तो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो शुरू हुआ था ना, वो जॉन कैबल ने किया था 1833 में। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, रिनेंसा मीन्स। रिनेंसा का सीधा साधा सा मीन है पुनर्जागरण, रिवाइव करना किसी चीज का, री अवेकनिंग करना है। तो इसका हो जाएगा रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। नेक्स्ट है 119 में, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बुकर प्राइज फॉर हिज और हर राइटिंग। तो इनको मिला था अरुंधति रॉय जी को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, फिर है 120 नंबर क्वेश्चन, विच पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म इज जनरली नॉट एसोसिएटेड विद ड्रामा। ड्रामा के साथ जनरली इनमें से कौन सी टर्म जो है वो अटैच नहीं होती है। सोलिलोकी ड्रामा में आ जाती है, प्लॉट तो होता ही है, पोएटिक जस्टिस भी डिफाइन किया जाता है, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो नहीं होती है, वो पोइट्री में होती है। ठीक है, नंबर 121, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अमंग द मॉडर्न्स। मॉडर्न्स में किसको नहीं किया जाता है कंसीडर। तो टी.एस. इलियट, डब्ल्यू बी यीट्स और ये सॉरी वाई बी यीट्स कर रखा है, डब्ल्यू बी है यहाँ पे, और ये वर्जीनिया वुल्फ, ये तीनों जो है मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो टॉम्स कार्लाइल है वो इससे बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, विच इज द ओड वन आउट। अब इनमें से ओड वन आउट बताना है कि कौन है। कमला दास, तोरूदत्त और इम्तियाज धाकर, ये 19th सेंचुरी राइटर्स हैं, और जो किरण देसाई है ये 21 सेंचुरी की राइटर हैं। ठीक है, 21st सेंचुरी राइटर में ये इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये इनमें से ऑड आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। इनमें से कौन आपस में
करेक्टली मैच नहीं है इनकी क्रिएशंस के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। राजा राव द सरपेंट ऑफ रोप स्टोरी है, अनीता देसाई फायर ऑन माउंटेन लिखा है, झुम्पर लाहिरी ने भी इनको लिखा है, द इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स है, ये मेलेडीज कर दिया इसको, लेकिन ये जो मुल्क राज आनंद है ना, ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी इज रिटन बाय आर के नारायणन, आर के नारायण। ठीक है, नंबर 124 क्वेश्चन, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये पोइम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सरोजनी नायडू जी के द्वारा। इनके बारे में जो एक पूरे जो राइटर्स हैं ना, इंडो इंग्लिश राइटर्स जो है, जिनका 20th सेंचुरी में जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, उन सब की सारी वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उनकी एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको इन राइटर्स में से किसी के बारे में भी कुछ भी अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और ज्वाइन करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वो प्लेलिस्ट आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक वाज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है, पीजीटी टीजीटी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक वाज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ, तो ये आ जाएगा प्री रेफिलेट मूवमेंट से बिलोंग करता है। नंबर 126 क्वेश्चन जो है, ए डिफ्थोंग इज, ये क्वेश्चन भी लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया था। डिफ्थोंग्स क्या चीज़ हैं? तो ये हमारे होते हैं वोवल ग्लाइड्स। जब हम पढ़ते हैं इनको, इस टॉपिक को हम जब पढ़ते हैं, है ना, फोनेटिक सिंबल्स को, तो हमें बार बार समझाया जाता है कि जो फोन, पहली चीज़ हमारी ये रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, इसमें कितने जो है वो फोनिक साउंड्स हैं, ये हैं हमारे 44 आ जाते हैं। फिर हमें इसका क्लासिफिकेशन बताया जाता है कि ये हमारे वोवल्स होते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वोवल्स हमारे 20 इसमें बताए गए हैं, कॉन्सोनेंट जो है वो हमारे 24 बताए जाते हैं। इनको अब साइड कर देते हैं। अब ये जो वोवल्स हैं 20, इसमें भी 12 और 8 का क्लासिफिकेशन हो जाता है ना। इस तरह से इसको अच्छा सा टॉपिक है, इसके बारे में कभी बात करेंगे जब भी मौका मिला। तो यहाँ पे डिफ्थोंग का जो आंसर है वो 126 का ये हो जाएगा हमारा वोवल ग्लाइड। अब एक अच्छा सा पैराग्राफ आ जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी, ऑल मोरालिस्ट्स recommend honesty as a virtue. Is it also to be recommended as a policy? Is it a wise plan of action in all situations? The answer is that it is. Is there anybody who will not approve of it? The answer shall definitely be in negative. Dishonesty may serve a turn and bring temporary results, but honesty is best in the end. ये इस पैराग्राफ की सबसे अच्छी लाइन है, आई गेस। आगे देखते हैं, once a thief came near a house to burgle it, but he was prevented by a dog which began to bark loudly. The thief tried to coax him into silence by offering him a tempting piece of meat. No, said the dog, I will not sell my master and myself for a bite of meat. आफ्टर यू हैव फिनिश्ड विद माई मास्टर, जब तुम मेरे मास्टर को खत्म कर दोगे या उसका नुकसान कर चुके होगे, आई एम श्योर यू विल फिनिश मी, तुम मुझे भी मार डालोगे, ऐसा मुझे यकीन है। द पीस ऑफ मीट इज क्वाइट टेम्पटिंग बट आई लव ऑनेस्टी मोर। द पीस ऑफ मीट वॉज एक्चुअली पॉइजनड। तो ये बड़ा अच्छा सा एक पैराग्राफ जो दिया गया है, उसकी जो एक होल सोल जो एक मैनर है वो भी बता दिया गया है कि जो डिसऑनेस्टी है ना, वो एक बार फायदा जरूर बता दे सकती है, टेम्परेरी है, लेकिन ऑनेस्टी आपके लिए बेस्ट होती है, जो आपको फाइनल सक्सेस देती है ना, रिजल्ट मिलता है। अब इसको पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द ऑपोजिट मीनिंग एज द वर्ड मोरलिस्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे मोरालिस्ट के बारे में बताया गया है 120 नंबर 7 क्वेश्चन के लिए, कि ये कौन से लोग होते हैं। मोरालिस्ट्स जो होते हैं ये होते हैं प्रैक्टिकल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड अप्रूव एज यूज्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे आ जाएगा एंडोर्स। ठीक है, रिफ्यूज, डिनाई, डिसअप्रूव, तीनों नेगेटिव सेंस बता रहे हैं, एंडोर्स हमारा राइट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या करेक्ट बताया गया है इसमें? द थीफ ट्राइड टू परसुएड द डॉग, डॉग को मनाने की कोशिश की थी ना, ओवरलुक तो किया ही था, डिसुएड भी नहीं कर रहा था, है ना, ओवरलुक भी नहीं कर रहा था, ये उसको मनाने की कोशिश करता कि वो उसके लालच में आ जाए, बट ऐसा नहीं हुआ।
दैट इज वाई ही इट इज सेड दैट डॉग इज अ लॉयल, है ना, एनिमल। व्हाट कैन बी प्रिज्यूम्ड बाय फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से क्या प्रिज्यूम कर सकते हैं? डिसऑनेस्टी मे टर्न एंड ब्रिंग टेम्परेरी रिजल्ट्स बट ऑनेस्टी इज बेस्ट इन द एंड। ये लाइन हम पढ़ चुके हैं, यही इसका आंसर है, 130 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फंक्शनल ग्रामर। अब टीचिंग मेथड से रिलेटेड जो है आ रहे हैं सब्जेक्टिव चीज़ों के बारे में अब हमने पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़िए, एग्जाम पेपर में भी इनको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हमें इसके सारे ही लुभावने आंसर्स लगते हैं, लेकिन जो बेस्ट होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। 131 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फंक्शनल ग्रामर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा रूल्स ऑफ ग्रामर हैव टू बी लर्न फ्रॉम द सम सेम ऑफ द देयर एस्थेटिक इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल यूज, does not lay down any formal rule and abstract definition। यहाँ पे जो एनी फॉर्मल रूल और एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस को नहीं बताया जाता है, ये फंक्शनल ग्रामर की खासियत होती है। बाकी उनको पूरा फ्री किया जाता है कि आप अपने एस्थेटिक इंटेलेक्चुअल कल्चरल यूज को करते हुए इंग्लिश को सीखो। स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो ऐसे सेंटेंसेस को लें जो ग्रामेटिकली इनएक्यूरेट होते हैं, उसको भी वो यूज करते हैं, क्योंकि स्पोकन का सेंस जो होता है वो रिटन से काफी अलग होता है। फंक्शनल ग्रामर की बात की जा रही है। ग्रामर इज अ कंटिन्यूअस इवॉल्विंग स्टेट, बिल्कुल सही बात है, इवॉल्व होती रहती हैं चीजें, नई नई ऐड ऑन होती रहती है, कुछ फिनिश होती रहती हैं। 132 क्वेश्चन जो दिया गया है, अब इसके बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट मेथड वाज यूजफुल फॉर, तो देखिए भाई डायरेक्ट मेथड किसके लिए यूजफुल था, तो इसका आंसर के बारे में ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करते, क्योंकि इसको स्टार क्वेश्चन दिया गया है आरपीएससी ने। 133 पे आ जाते हैं जी। 133 क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए टीचर यूजेस अ सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स interspersed with exchange of questions and answer between teacher and pupil, he must be a practitioner of। कि अगर कोई टीचर यूज करता है सीरीज ऑफ मोनोलॉग्स इंटरस्पर्ड विद एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन टीचर एंड प्यूपिल, टीचर और प्यूपिल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, क्वेश्चन आंसर्स को पूछा जा रहा है। 133 क्वेश्चन जो हमें क्या कह रहा है, डायरेक्ट बात की जा रही, ही मस्ट बी ए प्रैक्टिशनर ऑफ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट मेथड। कि जो टीचर है वो बहुत सारे ऐसे मोनोलॉग्स को लेकर बात करता है, एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन है, उसके आंसर दिए जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू स्ट्रक्चरल मेथड। लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, स्ट्रेस एंड हैबिट फॉर्मेशन, emphasis on writing, random selection of language material। 134 में इसका जो आंसर आएगा वो ये क्या है कि कौन सी ऐसी दो चीजें स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में आती हैं, एप्लीकेबल हो जाती हैं स्ट्रक्चरल मेथड के लिए। कि पहली चीज, लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, रट्टा मार लो चाहे कुछ भी कर लो, इस लाइन को याद रख लेना कि स्ट्रक्चरल मेथड क्या कहता है कि लैंग्वेज को हमने मीनिंगफुल सिचुएशन में सिखाना है, स्ट्रेस देना है बच्चों को, और हैबिट फॉर्म करनी है कि हम उनके सामने बार बार ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स लेके आएंगे। बस सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, किसी में वर्ब को चेंज कर दिया, किसी में छोटे मोटे हल्के हल्के चेंजेस कर दिए ना, तो उसके बाद बच्चे वो स्ट्रक्चर समझ जाते हैं और उस चीज़ से वो उनको उनको जब बार बार उस चीज़ों के सामने आते हैं तो उनकी हैबिट फॉर्म हो जाती है, मीनिंगफुल सिचुएशन उनके सामने क्रिएट करनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। यहाँ पे राइटिंग पे आपको एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है। रैंडम सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, ये भी कोई अपने को जरूरत नहीं है कि रैंडमली आपको सिलेक्ट करना है, भाई एक फिक्स पैटर्न लेके चलना है, ठीक है। छोटी क्लासों में जब हम थे तो हमें भी ऐसे ही सिखाया जाता था, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ, हमारे टीचर्स ने भी ऐसे ही सिखाया था, बुक्स में भी ऐसे दिया जाता था। जैसे यहाँ पे ही दे दिया, एक वर्ब ऐसे दे दी जैसे ही, लाइक्स, वापिस करते हैं इसको, जैसे ही यहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है लाइक्स, है ना, यहाँ पे आ जाएगा बुक, अरे नहीं जा रहा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा शी, है ना, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, जैसे ही लाइक्स बुक, शी लाइक्स बुक, इस तरह से सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं सिर्फ सिखाने के पर्पज से।
नेक्स्ट देखिए 135 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। फिर से नोट वाला आ गया, तो भाई मैं तो पहले इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि नोट से रिलेटेड है, तो यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पूछी जा रही है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड नहीं है। सी एल टी ये वर्ड बार बार आता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसके बारे में बात की जा रही है कि इनमें से जो 4 सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से कौन सी चीज़ है जो सीएलटी से रिलेटेड नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि सीएलटी एम्फेसिस स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंप्रीहेंशन। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग डज नॉट इंक्लूड ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। तो पहले तो भाई इसी को देख लेते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस, ये ऐड करता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस भी होती है, बिल्कुल होती है जी। डिस्कोर्स यानी कि वाद विवाद चर्चाएं जो किए जाते हैं वो भी होती हैं जी। स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन कंप्रीहेंशन भी होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को नहीं लिया जाता है, तो ये गलत तो होगा ही होगा। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को नहीं लिया जाता है ऐसा कहना गलत है, लिया जाता है, उसमें भी सिखाया जाता है। 136 क्वेश्चन को देखते हैं अब। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च, व्हाट इज द क्राइटेरियन अप्लाइड टू लर्नर्स। कितना प्यारा क्वेश्चन है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च ये क्या बताती है कि व्हाट इज द क्राइटेरियन अप्लाइड टू लर्नर्स, लर्नर के लिए क्या क्राइटेरिया अप्लाई करते हो। तो ये हमें कहते हैं 136 में कि आप बताओ, लर्नर हैज टू एस्पायर टू अटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ नेटिव स्पीकर, कि हमारे को सिर्फ बच्चों को एस्पायर करना है कि वो नेटिव स्पीकर का जो स्टैंडर्ड है उसको गेन कर लें। लर्नर हैज टू एस्पायर टू अटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज, भाई अब हम उनको इंटरनेशनल लैंग्वेज पे लेके आने वाले हैं, तो ऐसा भी नहीं है। द लर्नर हैज टू एस्पायर अटेन द स्टैंडर्ड्स इंसिस्टेड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन एंड ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, कि जो भाई ब्रिटेन ने जो इंग्लिश दे रखी है, जो एक इंटरने आईपीए की जो एसोसिएशन है यानी इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, हमने इनके स्टैंडर्ड्स को लेके चलना है या हमें क्या करना है। The learner has to aspire to attain the standard set by them which are appropriate। यहाँ पर लर्नर सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन रिसर्च ये कहता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल हैं, जहाँ तक आप उसको सीखना चाहते हैं वहीं तक आपको जो एक स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना चाहिए जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है ना। आपको कोई विद्वान थोड़े ना बनना होता है, हर कोई तो विद्वान नहीं बनता ना एक लैंग्वेज को गेन करने में। लैंग्वेज को सीखना एक बहुत अच्छी बात है, उसको यूज करना भी बहुत अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वेदर इट इज हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू एंड फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एंड सो मेनी लैंग्वेजेस देयर आर। तो ये मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जहां तक आपके लिए कंफर्टेबल है वो चीज़ें, तो आपको एक सेकंड लैंग्वेज जो एक्विजिशन है वो ये कहता है कि जहां तक जो चीज़ें आपके लिए अप्रोप्रिएट है वहां तक आपको सीखनी चाहिए। 137 क्वेश्चन कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसिएटेड विद, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर इज एसोसिएटेड विद फ्राई, स्किनर, चॉम्स्की, पावलोव। तो 137 का जो आंसर आ जाएगा ये आएगा चॉम्स्की द्वारा। नाम चॉम्स्की जो है ये इनकी यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है 138 में। एप्टीट्यूड टेस्ट गिवन अस गिव्स अस गाइडलाइन टू शो इफ ए लर्नर हैज द एबिलिटी टू लर्न ए गिवन सब्जेक्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेजर द एबिलिटी ऑफ लर्नर। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर नॉट यूजफुल इन प्लानिंग रेमेडियल एक्टिविटीज। फोर्थ तक जाने की जरूरत नहीं है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में ही कह दिया है कि ये रेमेडियल एक्टिविटीज के लिए यूजफुल नहीं होते। अरे होते हैं भाई, इसीलिए तो इसको यूज किया जाता है ना। चीजों को डायग्नोस करेंगे तभी तो हम उनको रेमेडियल करेंगे ना, उनका उपचार कैसे करेंगे, निदानात्मक उपचारात्मक। 139 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडक्टिव मेथड इन टीचिंग ग्रामर फोकसेस ऑन द the teacher telling the rules first to the student and later applying them in different situation. The teacher presents certain examples before the student and then frames the rules with their help. Mastery of the rules of grammar both 1 and 3। तो 139 में हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा कि टीचर जो है वो प्रेजेंट करता है सर्टेन एग्जाम्पल्स को बच्चों के सामने और उनको वो फ्रेम करके दिखाता है बच्चों की सहायता से ही उनके ग्रामर के रूल्स को। 140 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से।
अरेंज द मेजर स्टेप इन टीचिंग ए प्रोज पैसेज। प्रोज पैसेज को जो सिखाने के जो मेजर स्टेप्स हैं उसको है एक्सप्लॉइटिंग द टेक्स्ट ओरली इन राइटिंग, इंट्रोडक्शन एंड टास्क सेटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, राइटिंग एंड गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो इनका जो आप जो सीरियल है वो ये हो जाएगा 2 3 1 4, यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड टास्क सेटिंग होती है, उसके बाद में रीडिंग एंड लिसनिंग होती है, और उसके बाद में एक्सप्लोरेशन होता है टेक्स्ट ओरली इन राइटिंग, और उसके बाद में आता है राइटिंग एंड गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। इसके बारे में बाद की चीजें आती हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेट द एडवांटेज ऑफ टीचिंग पोइट्री। टीचिंग पोइट्री का बेस्ट मतलब क्या एडवांटेज है? एक्वायरिंग मास्टरी ओवर 4 स्किल ऑफ लैंग्वेज। नहीं जी नहीं, टीचिंग पोइट्री का सिंपल सा आंसर है, जैसे हमने लास्ट एग्जाम में भी देखा था, एस्थेटिक सेंस को क्रिएट करना होता है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, स्पॉन्टेनियसनेस को बताया जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। अब यहाँ पे भी नेगेटिव वाला बताना है, तो इसका आंसर है सूटेबल फॉर हायर क्लासेस। स्ट्रक्चरल मेथड जो मैंने आपको बताया था छोटी क्लासेस में बताया जाता है, तो सीधा साधा सा आंसर था हायर क्लासेस में बताया जाता है। देखिए स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में वही सारी चीजें वापस रिपीट हो गई हैं, स्ट्रेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, लैंग्वेज इज टॉट इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन, केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड लैंग्वेज मटेरियल। तो ये तीनों ऑप्शन इसके फेवरेबल हैं, ये हायर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है स्ट्रक्चर्स के साथ में बार बार एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाना। 143 number question, in a sense the language acquisition is a matter of, sorry to say it is also a starred question by RPSC. Next लेते हैं 144 number question, what is not applicable of teaching of poetry। teaching of poetry से क्या applicable नहीं है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा मेमोराइजिंग द पोइम एंड रिसाइटिंग इट, कि हमें पोइट्री में ये नहीं कहा जा रहा कि आप पोइम्स को रट्टा मारो और उसको याद करो, ऐसा नहीं है, उसकी फीलिंग को देखने की कोशिश की गई है, समझने की कोशिश की जाती है। पोइट्री इज टू बी रीड इन चार्म ऑफ द साउंड, बिल्कुल सही है। टीचर शुड गार्ड अगेंस्ट द टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लेनिंग टू मच लेस्ट द पोइम लॉस इज इट्स ब्यूटी। अगर आप किसी पोइम को एक्सप्रेस करना जब शुरू करते हो ना, डिस्क्राइब करना शुरू करते हो, इतनी कहानियां उसके बारे में मत बता दो कि उसकी जो खुद की ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट सो दैट दे फील द ब्यूटी ऑफ द पोइम। हर बच्चे को एक इंडिविजुअली पोइम को पढ़ के देखना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी एक फील जो है वो निकल कर आती है। तो यहाँ पे मेमोराइजिंग द पोइम एंड रिसाइटिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है 145, लिंग्विस्टिक जेस्परिन नेम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ये है ऑडियो लिंगुअल मेथड, जेस्परिन का नेम जो आता है ऑडियो लिंगुअल मेथड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एट्रीब्यूट ऑफ फ्री कंपोजिशन। फ्री कंपोजिशन से कौन जो है वो एट्रीब्यूट नहीं करता है? तो ये इसका आंसर आएगा डेवलप द एबिलिटी टू ट्रांसलेट। फ्री कंपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन के काम में लगा देना है, जी नहीं, ट्रांसलेशन नहीं करना है, आपको कंपोजिशन करनी है। कुछ भी आप कंपोज करो, पोइट्री करो, प्रोज करो, किसी भी चीज के तरीके से करो, ये आपका एक होता है ओपिनियन। अरे भाई वापिस आ जा, सॉरी। 147 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ मेजर स्केल इन ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो सॉरी टू से अगेन इट इज अ स्टार क्वेश्चन, ऑप्शंस को देखते ही नहीं है अपने, आगे चलते हैं। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ टीचिंग L2 द टीचर हैज टू फोकस ऑन, किसके ऊपर करना होता है? ठीक है, मॉर्फिम्स के ऊपर, इम्प्रूविंग वोकेबलरी, इन्फ्लेक्शंस, या मेन वर्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें इसका जो आंसर है वो आ जाएगा मेन वर्ड ऑर्डर पर फोकस करना होता है। जब हम L2 यानी लैंग्वेज 2 के बारे में बात करें तो मेन वर्ड ऑर्डर के ऊपर बात करना होता है। 149 क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विशेस ए टेस्ट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मेजरमेंट। टेस्ट को जो मेजरमेंट के जो दूसरे टाइप हैं उनसे डिस्टिंग्विश कौन करता है, कौन सा उनसे अलहदा बना देता है? इट इज डिजाइंड टू ऑब्टेन ए स्पेसिफिक सैंपल ऑफ बिहेवियर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट इवोल्यूशन टेक्निक। देखिए कितना मतलब डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा लैडो। ठीक है, तो ये होता है हमारा 2013 सेकंड ग्रेड का एग्जाम। इंग्लिश का जो पेपर आरपीएससी ने लिया था वो कंप्लीट होता है। आप भी इस पेपर को रिवाइज करके देखिए, एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ इसमें से कितने क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं।
और एक चीज़ जो आरपीएससी जो इतने-इतने क्वेश्चन डिलीट कर देती है ना, तो इसके बारे में सोच-सोच के तो बहुत ही अजीब-सा लगता है। ख़ैर मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्दी, आज के लिए इतना ही धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ना भूलें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच।